देखो अध्याय 6 के फॉर्मूले यहाँ पे समझाए रहे हैं। सबसे पहली हेडिंग है अध्याय 6 क्या है, अवकलज के अनुप्रयोग। तो जैसे पांचवा चैप्टर पढ़ा था ना, चैप्टर नंबर 5 में क्या था, डिफरेंशिएशन था, अवकलन। तो अवकलन में हम दिए गए फलन का अवकलन करते हैं, वो अवकलन के आधार पर हम लोग और कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिनके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे अध्याय 6 में, अवकलज के अनुप्रयोग। यहाँ पे मुख्य 3 टॉपिक तुम्हें देखने को मिलेंगे। एक, जब चरों में परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन की दर को हम अवकलन से निकाल सकते हैं। दूसरा, किसी फलन के वर्धमान या ह्रासमान की जांच करना है तो हम अवकलन से कर सकते हैं। और तीसरा, अगर हमें ये चेक करना है कि कोई दिया गया फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट, तो उसका मान भी हम अवकलज की सहायता से निकाल सकते हैं। इसके लिए 3 एक्सरसाइज दी गई हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है यहाँ पे, चरों के परिवर्तन की दर में अवकलज का अनुप्रयोग। इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लो दो चर एक्स और वाई है, और वो किसी दिए गए समीकरण से या कोई प्रतिबंध के आधार पर एक दूसरे से संबंधित है। मान लो फलन है y बराबर एफ एक्स, तो दो चर x और y एक दूसरे से फलन एफ एक्स से संबंधित है। अब अगर हमें ये निकालना है कि x के मान में परिवर्तन हो रहा है और y के मान में भी परिवर्तन हो रहा है, तो x के मान में परिवर्तन की दर दी है और y के मान में परिवर्तन की दर निकालना है, या y के मान में परिवर्तन की दर दी है और x के मान में परिवर्तन की दर निकालना है, तो उसके लिए हम अवकलज का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? कि मान लो x के मान में आंशिक परिवर्तन डेल x होता है और y के मान में आंशिक परिवर्तन डेल y है, तो x के सापेक्ष y के परिवर्तन की जो औसत दर है वो क्या हो जाएगी, डेल y अपॉन डेल x। और अगर डेल x का मान 0 की तरफ बढ़ रहा है, 0 के बराबर नहीं है, बहुत छोटा होता जा रहा है, तो ये x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को हम क्या लिखेंगे, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x। इसी को हम dy बाई डी एक्स कहते हैं, अवकलज या अवकल गुणांक। तो dy बाई डी एक्स वाई का अवकल गुणांक है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। उदाहरण के लिए एक मान लीजिए कोई एक वृत्ताकार क्षेत्र है और उसका क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर है। मान लो एक शांत जल है और उसमें तुमने पत्थर फेंका, तो पत्थर के फेंकने से उसकी तरंगें वृत्ताकार रूप में बढ़ेंगी। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो a बराबर पाई आर स्क्वायर है। यहाँ पे a चर है और r भी चर है। अगर a के मान को, त्रिज्या को बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, और त्रिज्या को घटाते हैं तो क्षेत्रफल भी घटेगा। यानी छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल कम होगा और बड़े वृत्तों का क्षेत्रफल ज्यादा। तो ये जो क्षेत्रफल में परिवर्तन है वो किस दर से हो रहा है, अगर हमें ये निकालना है तो इसके परिवर्तन की दर के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, अवकलज का। ऐसे और भी उदाहरण हो सकते हैं, वो अभी प्रश्नावली में सवाल आएंगे, वहां तुम देखना। तो अगर हमें t के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर चाहिए तो वो क्या होगी, dy बाई डी टी। और t के सापेक्ष x के परिवर्तन की दर चाहिए तो वो क्या होगी, dx अपॉन डी टी। अगर यहाँ पर जो परिवर्तन की दर है वो ज्यादातर किसके सापेक्ष ली जाती है, t के सापेक्ष। जैसे कि समय के हिसाब से वृत्ताकार तरंगों का आकार बढ़ेगा, तो 1 सेकंड पे कम रहेगा, 2 सेकंड पे और ज्यादा रहेगा, 3 सेकंड पे और ज्यादा। तो उसमें त्रिज्या में भी परिवर्तन हो रहा है सेकंडों के हिसाब से, और क्षेत्रफल में भी परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे जो अधिकतर सवालों में हम लोग परिवर्तन देखते हैं वो परिवर्तन किसके सापेक्ष होता है, टी के सापेक्ष, समय के हिसाब से। तो वो टी के सापेक्ष परिवर्तन की दर इसलिए यहाँ पे निरूपित की जा रही है, y की dy बाई डी टी और x की dx अपॉन डी टी। ऐसे अगर यहाँ पे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, डी अपॉन डी टी। ऐसी त्रिज्या है तो त्रिज्या के परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, डी आर अपॉन डी टी। तो इस तरह से कभी तुम्हें क्षेत्रफल परिवर्तन की दर देंगे और त्रिज्या परिवर्तन की दर पूछेंगे, कभी त्रिज्या परिवर्तन की दर से क्षेत्रफल परिवर्तन की दर को पूछा जाएगा। तो इसी में अवकलज का उपयोग हो रहा है, जहाँ एक चर में परिवर्तन होने से दूसरे चर में भी परिवर्तन होता है और उसके दर की परिवर्तन की दर को निकाला जाता है। ठीक है। अच्छा, ये परिवर्तन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये
बढ़े। एक मान के बढ़ने पर दूसरा मान बढ़ता भी है और एक मान के बढ़ने पर दूसरा मान घटता भी है। अगला उदाहरण है वर्धमान फलन का। अगर तुम्हें कोई फलन y बराबर एफ एक्स दिया जाए और वो संवृत अंतराल ए बी में वर्धमान फलन कब होगा? अगर एफ एक्स वन का मान छोटा है एफ एक्स टू से, जब एक्स वन का मान छोटा है एक्स टू से। छोटे मान के लिए फलन का मान छोटा और बड़े मान के लिए फलन का मान बड़ा। और यहाँ पर x1 और x2 किस में स्थित होते हैं? विवृत अंतराल ए बी में, है ना। ऐसे देख लें कि जैसे ये कोई फलन y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है। अब यहाँ पे x के दो मान है x1 और x2। अब ये वर्धमान फलन है क्योंकि x1 के लिए जो फलन का मान है यहाँ पे एफ x1 और x2 के लिए जो फलन का मान है एफ x2। तो वर्धमान फलन में क्या होता है? छोटे मान के लिए फलन का मान छोटा और बड़े मान के लिए फलन का मान बड़ा। देखो यहाँ ऊंचाई कम है ना, तो यहाँ पे ऊंचाई ज्यादा है, तो x1 छोटा है तो फलन का मान छोटा और x2 बड़ा है तो फलन का मान बड़ा। तो ऐसी स्थिति में इस फलन को क्या कहेंगे? वर्धमान फलन, इंक्रीजिंग फंक्शन, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये मान कभी कभी ऐसे बीच में बराबर भी हो जाता है, लेकिन ये कभी ऐसा नहीं होगा कि इसका मान छोटा हो जाए और एफ एक्स वन का मान बड़ा हो जाए। अगर ऐसा होगा तो वो हासमान फलन होगा। इसमें एक फॉर्मूला और यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो, ये वाला भी लगा सकते हैं, ये भी लगेगा। जैसे संवृत अंतराल ए बी में एक दिया गया फलन वर्धमान फलन कब होगा? जब उसके अवकलज का मान कैसा हो? 0 से बड़ा। अवकलज यानी फलन एफ एक्स दिया रहेगा, हम क्या करेंगे? उसका एफ डैश एक्स निकालेंगे और एफ डैश एक्स निकाल के अगर मान कैसा है? 0 से बड़ा, तो वो फलन कैसा है? संवृत अंतराल में वर्धमान फलन है। ठीक है। दूसरा हासमान फलन। हासमान फलन में क्या होगा? जैसे ये हासमान फलन, तो हासमान फलन में अगर आप देखोगे तो ये x1 के लिए जो फलन का मान है, जहां पे ग्राफ को ये x1 टच कर रहा है, ये मान किसका है? एफ x1 का। और ये x2 के लिए यहाँ पे मान क्या हो गया? एफ x2। तो x1 वाला जो मान है वो कैसा है? बड़ा। तो x1 के लिए जो फलन का मान है वो बड़ा है कि नहीं? यहाँ पे ये एफ x1, और x2 के लिए जो फलन का मान है वो छोटा। इसमें क्या हुआ? उल्टा हुआ ना। छोटे मान के लिए फलन का मान बड़ा और बड़े मान के लिए फलन का मान छोटा। देख सकते हो तुम, एफ x1 बड़ा है एफ x2 से, जब x1 छोटा है x2 से। चित्र से भी समझ में आ रहा है। तो इस तरह के फलन को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे y बराबर एफ एक्स कैसा है? हासमान। और अवकलज से चेक करना है, तो अवकलज के लिए अगर एफ डैश एक्स का मान कैसा है? 0 से छोटा, जहां x का मान विवृत अंतराल में है, तो विवृत अंतराल में ही जांच करते हैं। अगर विवृत अंतराल में एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा है तो वो कैसा फलन है? हासमान। और अगर एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा है तो वो कैसा है? वर्धमान। ठीक है। फलन के दोनों प्रकार की जांच हम अवकलन से निकाल सकते हैं। अवकलन करो, अगर अवकलन का मान, अवकलज का मान एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा आएगा तो फलन वर्धमान होगा, और 0 से छोटा आएगा तो हासमान होगा। ठीक है। अब क्या है? स्थानीय उच्छिष्ट या उच्छिष्ट फलन क्या होता है? स्थानीय उच्छिष्ट या उच्छिष्ट फलन को समझ लें। जैसे कि
एक कोई फलन है y बराबर एफ एक्स, और x के किसी मान पर जांच करना है x बराबर a पर कि ये फलन उच्चिष्ट है, स्थानीय उच्चिष्ट है या नहीं। तो स्थानीय उच्चिष्ट का मतलब ये होता है कि इस मान पर, x के इस मान पर फलन का जो मान है वो कैसा होगा, अधिकतम। x बराबर a पर इसकी ऊंचाई कैसी होगी, अधिकतम। अगर हम इसके ठीक पहले का कोई मान ले लें यहां पे, या इसके ठीक आगे का कोई मान ले लें, ये वाला मान क्या है, a माइनस एच, और ये वाला मान क्या है, a प्लस एच। यहाँ पे ये क्या है, एफ ए। यहाँ पे x बराबर a है ना, तो फलन एफ एक्स में x बराबर a रखेंगे तो क्या आएगा, एफ ए। तो a के ठीक पहले जो मान मिल रहा है उससे, और a के ठीक आगे जो मान मिल रहा है उससे फलन का मान अगर बड़ा है a के पहले और a के बाद में, जो दोनों मान है उन मानों पे मान छोटा है और x बराबर a पर कैसा है, बड़ा, ये x बराबर a है, तो हम ये कहेंगे कि x बराबर a पर फलन कैसा है, उच्चिष्ट। यहाँ पे ये शर्त लिखी है कि ये एफ एक्स का मान एफ ए से कैसा है, छोटा। मतलब अगर तुम यहाँ पे a माइनस एच रखते हो x की जगह, ये वाला मान, तो ये मान एफ ए से कैसा है, छोटा। और अगर a प्लस एच रखते हो तो ये मान भी एफ ए से कैसा है, छोटा। तो x बराबर a पर मान कैसा आ रहा है, सबसे ज्यादा आ रहा है। देखो एफ ए का मान a माइनस एच के मान से भी बड़ा है और a प्लस एच के मान से भी बड़ा है। तो x बराबर a पर हम क्या कहेंगे, फलन कैसा है, स्थानीय उच्चिष्ट। और उच्चिष्ट बिंदु कौन सा होता है इसमें, x बराबर है, जिस पे ये उच्चिष्ट आ रहा है वो बिंदु कौन सा है, उच्चिष्ट बिंदु। और उच्चिष्ट मान कौन सा होता है, एफ ए। तीन चीजें हैं, फलन का उच्चिष्ट होना या ना होना, ये किस बात पे निर्भर करता है, इस शर्त पे। एक्स जैसे ए पे चेक हो रहा है तो ए से कुछ घटा के, ए से पहले जो मान आ रहा है वो, और ए में कुछ जोड़ के जो मान आ रहा है वो दोनों मान ए के मान पे, ए पर जो फलन का मान है उससे कैसे है, छोटे। या यूं कह लो कि एक्स बराबर ए का मान, एक्स बराबर ए पे फलन का मान कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बड़ा या छोटा। एक्स बराबर ए पे फलन का मान कैसा होना चाहिए, बड़ा। किससे बड़ा, उसके पहले और उसके बाद में जो मान होंगे उनसे। तो वो x बराबर a पर फिर फलन को क्या कहेंगे कि ये स्थानीय उच्चिष्ट फलन है। जब वो स्थानीय उच्चिष्ट फलन कंफर्म हो जाएगा तो जिस बिंदु पर स्थानीय उच्चिष्ट आ रहा है उसको क्या कहते हैं, उच्चिष्ट बिंदु। और x बराबर a पे जो फलन का मान है एफ ए, उसको क्या कहते हैं, उच्चिष्ट मान। इसी को यहां पर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, स्थानीय निम्निष्ठ। किसी फलन के स्थानीय निम्निष्ठ की जांच कैसे होगी, जैसे ये फलन है, यहां पर जो मान होगा ना x बराबर a पे, वो मान कैसा होगा, सबसे छोटा होगा। इससे पहले कोई मान लोगे यहाँ पे, ये क्या है, a माइनस एच, और इसके बाद में कोई मान लेंगे, ये यहाँ पे क्या है, ये a प्लस एच। तो ये जो मान है इन दोनों मानों से कैसा होगा, छोटा, ये एफ है। तो जब ये मान छोटा होता है अपने आसपास के मानों से, तो इसको क्या कहते हैं, स्थानीय निम्निष्ठ। फलन की इस प्रवृत्ति को कहेंगे कि x बराबर a पर फलन कैसा, स्थानीय निम्निष्ठ, क्योंकि एफ ए का मान एफ ए माइनस एच से कैसा है, छोटा। एफ ए छोटा है एफ ए माइनस एच से, और एफ ए छोटा है एफ, और यहाँ पे एच का मान पता है कितना होता है, बहुत कम। लिमिट में बताया था ना
जैसे अगर x बराबर 2 पे उच्चिष्ट है तो a माइनस एच का मतलब क्या है 1.99 और a प्लस एच का मतलब 2.0001। 2 से बहुत मामूली सा कम और 2 से बहुत मामूली सा अधिक। ऐसे नहीं कि 2 से कम कर दिया तो 1 और 2 से अधिक कर दिया तो 3, इतना अंतर नहीं होता, बहुत मामूली सा अंतर। तो बस अगर x बराबर a पर जो फलन का मान है वो छोटा है अपने आसपास के मानों से, तो फलन की इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, स्थानीय निम्निष्ट। यहाँ पर x बराबर a पे सबसे छोटा मान है तो x बराबर a को क्या कहेंगे, निम्निष्ट बिंदु, और एफ ए को क्या कहेंगे, इसका निम्निष्ट मान। अगली हेडिंग है किसी फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात करने की विधि। ये विधि वैसे सवाल में तुमको और विस्तृत रूप में बताएंगे, अभी तो तुमको बस समझा देते हैं कि एक फलन दिया रहेगा तुम्हें, कोई भी x के पदों में कोई समीकरण दिया रहेगा, तुम्हें सबसे पहले उस समीकरण का क्या करना है, अवकलन। अवकलन करोगे तो तुम्हें किसका मान मिलेगा, एफ डैश एक्स का। अवकलन करके उसका मान क्या रखोगे, जीरो। एफ डैश एक्स जीरो रख के किसके मान निकाल लोगे, एक्स के। मान लो एक्स के मान ए बी सी इत्यादि हैं, दो मान आते हैं, कभी एक आता है कभी तीन आता है। तो एफ डैश एक्स जीरो, पहले सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालोगे, फिर एफ डैश एक्स को जीरो रख के किसका मान निकाल लोगे, एक्स का। इसके बाद ये क्या लिखा है, द्वितीय अवकलज निकालोगे, एफ डबल डैश एक्स। और एफ डबल डैश एक्स को जांच करेंगे, पहले ए पे भी जांच कर सकते हैं, बी पे भी, और पहले ए पे करेंगे। तो जब इसमें x का मान a रखेंगे तो वो किसका मान मिलेगा, एफ डबल डैश ए का। अगर एफ डबल डैश ए का मान आता है जीरो से बड़ा यानी धनात्मक, तो हम कहेंगे कि फलन कैसा है, उल्टा चलता है। अगर द्वितीय अवकलज का मान है जीरो से बड़ा, धनात्मक है, जीरो से बड़ा है तो निम्निष्ट, और जीरो से छोटा है तो उच्चिष्ट। और अगर जीरो है तो x बराबर a पर ना उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट। ठीक है, क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन करके जीरो रखेंगे, जीरो रख के किसका मान निकालेंगे, x का। फिर दोबारा अवकलन करेंगे और दोबारा अवकलन में x का मान रखेंगे। अगर वो मान जीरो से बड़ा आता है तो निम्निष्ट, जीरो से छोटा आता है तो उच्चिष्ट, और अगर जीरो आता है तो ना उच्चिष्ट ना निम्निष्ट। अच्छा, परम उच्चिष्ट और परम निम्निष्ट क्या होता है, अभी क्या समझाया, स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट। अब बात कर रहा हूं परम उच्चिष्ट मान और परम निम्निष्ट मान। जैसे एक अंतराल है कोई, यहां से लेके यहां तक का एक अंतराल है, ठीक है, कोई भी अंतराल दिया है तुमको यहाँ P से लेके Q तक। अब इस पूरे अंतराल में तुमसे पूछा जाए कि इस फलन का परम उच्चिष्ट और परम निम्निष्ट मान क्या है, तो पहले तो तुम ये देखोगे कि ये ऊंचाई कहाँ ले रहा है, ऐसे ए पे ले रहा है, और फिर ये ऊंचाई कहाँ ले रहा है, ओ पे, ए पर और ओ पे। और ये नीचे की तरफ निम्नतम किस किस पे जा रहा है, बी पे। देखो बी के पहले वाला मान भी कम है और बी के बाद वाला मान भी कम है, बी पे ये सबसे नीचे है और सी पे। तो ये जो इसका कर्व घूमने वाली प्रवृत्ति है, तो ये सबसे अधिकतम कहाँ होगा, तो ये टॉप वाला जो बिंदु है सबसे नीचे निम्नतम, तो वो क्या है, निम्निष्ट। और जो सबसे ऊंचाई में जा रहा है अधिकतम, वो उच्चिष्ट। तो ये दो जगह निम्निष्ट है, दो जगह उच्चिष्ट। कहाँ कहाँ निम्निष्ट है, बी पर और सी पर, और कहाँ कहाँ उच्चिष्ट है, ए पर और ओ पर। अब एक फलन हमेशा एकांतर क्रम में उच्चिष्ट निम्निष्ट होता है। जैसे ए पे क्या है, उच्चिष्ट, तो फिर बी पे, तो फिर ओ पे, तो फिर सी पे, ऐसे। अगर x के मान एफ डैश एक्स जीरो करके 1 2 3 4 आ रहे हैं और 1 पे उच्चिष्ट है तो 2 पे निम्निष्ट, तो 3 पे और 4 पे। तो इन उच्चिष्ट और निम्निष्ट में भी तुम्हें दोनों उच्चिष्ट में अधिकतम मान कौन सा नजर आ रहा है, ए पर या ओ पर,
तो इस x बराबर o पर फलन को क्या कहेंगे? परम उच्चिष्ट। अच्छा, निम्नतम में b और c पे सबसे छोटा किस पे नजर आ रहा है? c पे। तो x बराबर c पर फलन को क्या कहेंगे? परम निम्निष्ठ। आ गई बात समझ में? परम उच्चिष्ट परम निम्निष्ठ समझ में आ गया? तो ये एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो इस आधार पर सॉल्व हो जाएंगे, इन नियमों के आधार पर, जो उसके उससे संबंधित फॉर्मूले हैं, ये मैंने उसके एक्सप्लेनेशन कर दिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ गया? एकांतर क्रम में होते हैं, जो सबसे अधिकतम ऊंचाई पर होगा वो परम उच्चिष्ट है, और सबसे न्यूनतम ऊंचाई पर नीचे जाएगा वो परम निम्निष्ठ।